इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कानून की समझ। तो इस वीडियो में हम लोग पाठ के अंदर के जो प्रश्न हैं उसका भी हल करेंगे और साथ ही साथ अभ्यास के प्रश्नों का भी। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल देखिए, जब एक केंद्रीय मंत्री के भाई को हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई तो वह अपने भाई को राज्य से बाहर भाग निकलने में विशेष मदद करता है। क्या आपको लगता है कि उस केंद्रीय मंत्री ने सही काम किया? तो बिल्कुल सही काम नहीं किया। क्या उसके भाई को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिलनी चाहिए क्योंकि उसका भाई आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? तो देखिए उत्तर लिखेंगे तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उस केंद्रीय मंत्री ने सही काम नहीं किया, समझे? नहीं, उस केंद्रीय मंत्री ने सही काम नहीं किया। अपने भाई को भगाकर वह स्वयं भी कानून का अपराधी बन गया। उसके भाई को कानून से माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। उसका भाई बहुत आर्थिक रूप से यानी बहुत अमीर है और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है, तो इससे मतलब क्या है कि वो हत्या करके भाग जाएगा उसका भाई। अगला देखिए पेज नंबर 46 का प्रश्न, अपनी शिक्षिका की मदद से कुछ ऐसे कानूनों की सूची बनाएं जो जनता के दबाव में वापस ले लिए गए। कानून तो बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन जनता के दबाव में ना वापस ले लिए गए। तो उत्तर लिखेंगे ऐसे कानूनों की सूची जो जनता के दबाव में वापस ले लिए गए हैं निम्न है। ठीक है, देखिए पहला है बिहार प्रेस बिल 1982। तो 1982 में ना वापस ले लिया गया था। इससे जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, ठीक है, तो उसको छीना जा रहा था। दूसरा है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, ये वापस लिया गया। उसके बाद है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। ये सब है ना, ये सब कृषि कानून है, ये ना ये और ये तो 2020 देख रहे होंगे। तो तीनों कानून साथ ही में आया था, समझे? तो 2020 में आया ना, तो पूरा जो किसान लोग है ना पूरा धरना प्रदर्शन करने लगे। खास करके पंजाब हरियाणा के जो किसान है ना वो बहुत ज़्यादा, तो उसी के दबाव में ना तीनों जो कृषि कानून थे उसको वापस ले लिया गया बीजेपी सरकार के द्वारा। चौथा है वो आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। तो ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए। अगला देखिए, पता लगाइए कि हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या कभी अंकुश लगाया गया था? तो बिल्कुल लगाया गया था। आपातकाल के समय जब इंदिरा गांधी की सरकार थी ना तब। तो उत्तर लिखेंगे सन 1974 से 1976 तक लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दौरान प्रेस और बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाया गया था। अगर प्रेस में ना सरकार के खिलाफ कुछ लिखा जाता था ना, या फिर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उसको सजा दिया जाता था, समझे? अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। तो पहला है कानून के शासन से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कानून के शासन का अर्थ है कि कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। अगर कानून के नज़र में कोई गलत काम किया है तो उसको सजा मिलेगा ही, चाहे व्यक्ति धनी हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, अगड़े हो या पिछड़े, सरकारी हो या राजनेता। ठीक है, तो कानून के समझ क्या सब बराबर है। जैसे यहाँ एक उदाहरण बोला गया था ना, लिखेंगे जैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को कानून के उल्लंघन के मामले में जेल हो चुकी है। बताइए, ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं लालू यादव, ये चारे घोटाला और बहुत सारा चीज़ है उसमें वो जेल गए थे। ठीक है, बताइए एक नेता को नहीं बख्शा गया, समझे? तो आम जनता को तो सजा मिलना ही मिलेगा ही। तो इस प्रकार से बोला जाता है कानून के समझ क्या सब बराबर है। दूसरा है भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया की मुख्य बातों को अपने शब्दों में लिखिए कि कानून कैसे बनता है। जो बिल लाया जाता है ना, तो कानून कैसे बनता है? बिल यानी विधेयक। तो उत्तर लिखेंगे सरकार द्वारा सदन में कानून के संबंध में विधेयक पेश किया जाता है। समझो उस पर लिखा हुआ रहता है, कानून की जो मुख्य मुख्य बातें हैं ना सारी सब लिखी हुई रहती है। इस पर सदन में चर्चा और बहस होती है। एक सदन से पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है और चर्चा और बहस के बाद आवश्यक संशोधन के बाद उसे पारित कर दिया जाता है। फिर विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। फिर सहमति के बाद विधेयक कानून बन जाता है।
तो आया आपको समझ में। जैसे मान लीजिए कि ये लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है, संसद में वही रहता है ना, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, 1 कर देते लोकसभा, 2 कर देते हैं राज्यसभा। अब देखिए विधेयक इसमें आया, ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें बहस किया गया, चर्चा किया गया, इसमें से पास हो गया, तो फिर दूसरे सदन में आएगा यानी राज्यसभा में आएगा, तो इसमें भी चर्चा हुआ, बहस हुआ, अगर कुछ चीज़ें गलत हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर उसको हटा लिया जाता है और फिर उसकी जगह नया लाया जाता है, ठीक है, तो संशोधन किया जाता है, ठीक है, और फिर इससे भी अगर पारित हो जाता है तो फिर जाता है किसके पास, राष्ट्रपति जी के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति जी है ना सहमत हो जाते हैं और इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं, सिग्नेचर, तो ये जो विधेयक है ना कानून बन जाता है। तीसरा सवाल देखिए, आपके विचार में शिक्षा के अधिकार के कानून में किन किन बातों को शामिल करना चाहिए और क्यों। शिक्षा के अधिकार कानून में तो लिखेंगे, मेरे विचार में शिक्षा के अधिकार कानून में हर वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उच्च शिक्षा, ठीक है ना, तो बहुत सारे पता बच्चे पढ़ नहीं पाते गरीबी के कारण। 6 से 14 साल के बच्चों को ही ना, 6 से 14 साल के बच्चों को ही शिक्षा के अधिकार के कानून के अंतर्गत रखा गया है। तो बाकी 14 साल के बाद कैसे बच्चे पढ़ेंगे अगर बहुत गरीब रहेंगे तो वही बोला गया है कि हर वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि अनेक छात्र पैसों के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और पिछड़ जाते हैं। उनका सपना ही नहीं पूरा हो पाता है, डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना चाहते हैं वो, इससे समाज विकसित नहीं हो पाता है, गरीब लोग कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। और देखिए, अगर किसी राज्य या केंद्र की सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो लोगों की ज़रूरतों के अनुसार ना हो, लोगों की ज़रूरतों के अनुसार ना हो, तो आम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है, तो वो कानून तो जो सरकार बनाई है वो तो बेकार हो गया, आम जनता के लिए है ही नहीं, ठीक है, तो लोगों को क्या करना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे, इस स्थिति में आम लोगों को ऐसे कानून के विरोध में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताना चाहिए, समझे, रैली करना चाहिए, बस क्या होना चाहिए ना, शांतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, दंगा फसाद वाला नहीं कि किसी सरकारी कार्यालय में घुस गए हैं या फिर किसी भवन में आग लगा दिए हैं, जो बस उस होता है उसमें आग लगा दिए हैं, तो वो सब नहीं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होना चाहिए, ठीक है, तो मीडिया में छपेगा तो सरकार तक बात पहुंच जाएगा कि हाँ लोग क्या असंतुष्ट हैं। साथ ही जनता को न्यायालय की शरण भी लेनी चाहिए, समझे, न्यायालय की शरण लेनी चाहिए, कोर्ट में केस कर देना चाहिए सरकार के खिलाफ, तथा सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपने विचार सरकार तक पहुंचाना चाहिए, समझे, तो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना चाहिए बहुत ज़्यादा और उसमें बताना चाहिए कि हाँ ये और जो कानून है ना बनाना चाहिए, लोग सरकार को सुझाव देना चाहिए, तो सरकार तक वो वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। पांचवा देखिए, मान लीजिए आप प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य हैं और आप बिहार राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू करवाना चाहते हैं, शराबबंदी पर, इस विषय में अपने राज्य के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन लिखिए जिसमें शराबबंदी के कानून की आवश्यकता के बारे में बताया गया हो। तो आपको आवेदन पत्र लिखना है और बोलना है ना माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं नीतीश कुमार, तो उनको बोलना है कि देखिए शराबबंदी है ना बहुत ही नुकसान कर रहा है हमारे राज्य को, घर को बर्बाद कर रहा है, तो उसको हटाइए, ऐसा कानून लाइए ना कि शराबबंदी पूरी तरह से बैन हो जाए बिहार में। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे विषय बिहार में शराबबंदी कानून लागू करवाने हेतु, हेतु मतलब क्या होता है, के लिए, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे महाशय, अब यहाँ से चालू होगा, हम प्रतिरोध नामक महिला संगठन के सदस्य आपसे सविनय निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया हमारे राज्य में शराबबंदी पर कानून लागू कराएं। आम जनता की कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब खरीदने में चला जाता है, जिसके कारण आए दिन घरों में झगड़े होते रहते हैं। तो मर्दाना है तो क्या वो शराबे पी लेता, तो घर में चावल आटा सब्जी ये सब चाहिए ना। शराब पीकर गाड़ी चलाने से कईयों की जान हर दिन जा रही है, समझे, इससे किडनी संबंधी बीमारियां हो रही है, तो सब का कारण क्या है, शराब है। अतः आपसे सादर निवेदन है कि हमारे राज्य में शराबबंदी का कानून सख्ती से लागू किया जाए। सख्ती से लागू होगा तो क्या होगा, आदमी शराब नहीं पिएगा तो पैसा बचेगा, तो घर में बीवी को देगा, जिससे सब्जी आएगा, सब्जी फल, ठीक है, समझे, दवा आएगा,
शराब पीकर गाड़ी चलाने से जो मृत्यु हो जाए तो वो नहीं हो पाएगा, और किडनी से बहुत सारा मर जाते हैं तो वो नहीं मर पाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे, मान लीजिए आपका नाम सुशीला है तो आप अपना नाम लिखिएगा, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा सुशीला की जगह। और फिर आप सदस्य किसके हैं, प्रतिरोध महिला संगठन के सदस्य हैं। छठा सवाल देखिए, अगर राजस्व कर्मचारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून ना हो तो आम लोगों को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उत्तर लिखेंगे, अगर राजस्व कर्मचारी के पास जमीन दर्ज करवाने का कानून ना हो तो आम लोगों को इसके लिए शहर जाकर कार्यालयों और अदालतों का चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसा करना उनके लिए शारीरिक और आर्थिक दोनों रूप से कष्टप्रद होगा। पैसा, आर्थिक यानी पैसा, तो पैसा तो बर्बाद होगा ही, ठीक है। उसके बाद है कि शारीरिक कष्ट भी होगा ना, इतना धूप है, कभी ठंडा है, कभी बरसात है, अदालतों का चक्कर लगाना, कार्यालय में तो पता ही है काम कितना होता है, ठीक है। उसको काम कराने में बहुत दौड़ना पड़ता है सरकारी कार्यालय का, समझे। कभी बोलेगा उस काउंटर पे जाइए, कभी बोलेगा उस काउंटर पे जाइए, कभी बोलेगा कि काम करने वाले नहीं हैं, छुट्टी पे हैं, बहुत टेंशन है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।